पूछना चाहता हूँ कि बिकॉज इट वॉज ए रियल स्टोरी, आप कितनी देर के लिए थे उस केव में और ये सब कब हुआ था? राहुल जी, ये बात है 1993-4-5 की, जब हम गंगोत्री में रहा करते थे और गोमुख भी बीच बीच में जाया करते थे। जहाँ से गंगा निकलती है वो स्थान गोमुख है और उसके नीचे ही गंगोत्री धाम है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, ये 4 धाम माने जाते हैं, तीर्थ माने जाते हैं हिमालय के। वहाँ पर हम रहे और करीब करीब 7 साल तक हम लगातार वहाँ जाते रहे। ग्रीष्म ऋतु में जाते थे और 93-4-5 में तो हम करीब 2-3 महीने वहाँ गुफा में रहा करते थे हर साल जी। और उसमें हमारी मुख्य दिनचर्या योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान और जिसको अध्यात्म में अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता में, अपने भीतर की पूर्णता में, अर्थात भगवान ने जो हमें पूर्ण विवेक, पूर्ण प्रेम, भीतर का पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण सुख दिया हुआ है, अपने उस भीतर के आत्म स्वरूप में, भगवत्ता में जीना, इसका अभ्यास करते थे। और इस आत्मचिंतन के दौरान ही भगवान की प्रेरणा से, जिसको हम भगवान का विधान कहते हैं, उसी से ही ये दिव्य प्रेरणाएं होती गई और जैसे भगवान ने रास्ता दिखाया वैसे हम चलते गए। आपने ये पिक्चर क्यों बनाई? दरअसल इसको आप लाइफ डिस्कवरी कह सकते हैं, आत्मकथा कह सकते हैं, या जो है कोई भी नाम दे दीजिए। श्रद्धेय आचार्य श्री जी का, आचार्य बाक्षण जी का ऐसा मानना था कि मैं कौन हूँ और मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे सिद्धांत और मेरा ध्येय क्या है, ये मुझसे ज्यादा तो कोई दूसरा नहीं कह सकता। तो हमारे बारे में कोई भ्रांति ना फैले, क्योंकि साधुओं के बारे में 2 तरह की भ्रांति होती हैं। एक तो साधु, संत, योगी, ऋषि, मुनि, उनको लोग महिमा मंडित इतना ज्यादा कर देते हैं कि वास्तविकता के धरातल से कहीं दूर एक कल्पनाओं की दुनिया में उसको ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, इतना महिमा मंडित कर देते हैं। दूसरा, कुछ लोग जो है, ये तो होगा जो भक्त हैं, और जो विरोधी हैं वो कई तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। तो हमने कहा कि हमारा जीवन का जो यथार्थ है वो लोगों के सामने जाए, इसलिए आचार्य श्री ने ये एक डॉक्यूमेंट्री प्लान कर दिया। ऐसे ही कोई इसके पीछे कोई मकसद ऐसा नहीं था कि हमें इससे कुछ प्राप्त करना है या कोई जैसे मैंने कहा कोई एक्टिंग करना है, वो तो कोई लक्ष्य है ही नहीं। और क्योंकि कोई इसमें इंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक विशुद्ध रूप से एक लाइफ डॉक्यूमेंट्री है, लाइफ डिस्कवरी है, आत्मकथा है। और गांव में एक अनपढ़ माँ बाप के घर से जन्म लेने से लेकर के सरकारी स्कूल में पढ़ने से लेकर के, और जो भी हमने जीवन में चुनौतियों का, संकटों का, संघर्षों का, अभावों का सामना किया, वो सबका सब उसमें यथार्थ रूप में रखा है। लोग आपको टेलीविजन से जानते हैं, आपके योगा प्रोग्राम से जानते हैं, आपको आपके टॉक्स, आपके शोज से जानते हैं, तो आर दे नॉट फेमिलियर विथ यू ऑलरेडी? मतलब वो आपको पहले से ही नहीं जानते? देखो, हाउ इज दिस डिफरेंट? मेरा ये कहने का मतलब, जैसे देखो, जब आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता है, जब करोड़ों लोग आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा समझने भी लगते हैं, उस समय एक आंशिक जीवन के बारे में तो लोगों को जानकारी होती है। जैसे मैं टेलीविजन के ऊपर अपने आत्मकथा नहीं बताता हूं,
अपने बारे में नहीं बताता हूं, मैं लोगों की समस्या और उसका समाधान बताता हूं। मैं देश की समस्या और उसका समाधान बताता हूं। चाहे मैं हेल्थ अवेयरनेस की बात करता हूं, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, सोशल स्पिरिचुअल एजुकेशन, और जब देश को जरूरत पड़ी तो मैंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजुकेशन भी देश को दिया कि ये पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी जरूरी है। देश में जब एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, पॉलिटिकल वैक्यूम था उस समय, लेकिन लोग हमने अपनी इस जिंदगी की शुरुआत कहां से की, किस तरह से हम साधना, सेवा, योग, कर्मयोग, पुरुषार्थ और परमार्थ के पथ पर आगे बढ़े, तो एक जीवन के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। जहां तक इंटरव्यू में भी प्रश्न होता है, तो इंटरव्यू में होता क्या है कि लोग कंट्रोवर्शियल प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, जिसमें जीवन की हकीकत जुड़ी होती है उसमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। बस उनको कुछ उसके अंदर रहस्य चाहिए, कुछ रोमांच चाहिए, रोमांस चाहिए, कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए, कुछ नई स्टेटमेंट चाहिए, कुछ नई प्लानिंग चाहिए। माने जीवन के बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं की जाती है। तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। और जिन लोगों ने देखा है वो एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जो हम स्वामी जी के बारे में जानते थे वो शायद 10% था, 90% तो हमसे अज्ञात था। तो हमने उस अज्ञात को लोगों के सामने रखा है। आपकी शुरुआत से ही यू हैव बीन वेरी फेमिलियर विद टेलीविजन। आपको देख के ऐसे लगता है कि टेलीविजन जानते हैं कि टेलीविजन की स्ट्रेंथ क्या है, टेलीविजन की वीकनेस क्या है। तो हाउ डिड यू लर्न दिस? मैंने कभी भी किसी चीज को इंस्टीट्यूशनली नहीं सीखा है। माई एक्सपीरियंस is my learning, this is my training, and मैं यदि टेलीविजन के बारे में बात करूं तो जो शुरुआती दौर था, मीन्स करीब महीने भर का जो दौर था शुरुआत में, जब हमने आस्था और संस्कार चैनलों पर 20 से 25 मिनट का हम प्रोग्राम देते थे, वो योग के पोस्चर्स, मेडिटेशन, योग से होने वाले फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पर केंद्रित था। और उसका एक पार्ट हुआ करता था जड़ी बूटियां। तो जड़ी बूटियों को हम लाइव दिखाते थे और उनके बेनिफिट्स बताते थे। बहुत कम लोग जानते थे योग के बारे में, बहुत कम लोग जानते थे स्पिरिचुअलिटी और जितना भी वेदांत के गहरे रहस्य उनके बारे में, और जड़ी बूटियों के बारे में भी लाइव किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं देखा था कि ये जड़ी बूटी होती है, इसके ये गुण होते हैं, इस तरह से। तो वो शुरुआत में मैंने शुरू किया था। फिर आचार्य बालकृष्ण जी ने भी उसमें आयुर्वेद के ऊपर एक बहुत बड़ी एक सीरियल बना दी फिर तो खैर। तो शुरू में हमको बड़ा मुश्किल होता था कि हम टेलीविजन के सामने बात करें, तो उस समय थोड़ी झिझक होती थी कि भाई हम इसको टेलीविजन को मतलब हम कैमरे को बात कर रहे हैं। तो लेकिन फिर हमने अपने माइंड सेट को चेंज किया कि मैं कैमरे को नहीं बोल रहा हूं, मैं देश के करोड़ों लोगों से बात कर रहा हूं। तो बस वो 1 महीने का शायद लर्निंग पीरियड था जी। और अब तो इस बात को 15 साल हो गए हैं, और 15 सालों में माने यूं लगता है कि मानो एक युग बीत चुका है। और फिर क्या होता है जब आप उसको किसी चीज को, मैंने कहा ना, अनुभव करते हैं। एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस, गॉड इज ए एक्सपीरियंस, प्लेजर इज ए एक्सपीरियंस, पेन इज ए एक्सपीरियंस, relationship is experience and life is experience, everything is experience। तो फिर एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है। तो फिर हमने देखा कि किस तरह से टेलीविजन काम करता है, क्या इसमें टीआरपी होती है,
किस तरह से लोग किसी प्रोग्राम के ऊपर लंबे समय तक टिकते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरह से जो लोगों के हाथों में रिमोट होता है वो चैनल चेंज करवा देता है, कहाँ लोगों की निगाहें टिकती हैं, गड़ती हैं। फिर क्या जो है दूसरे प्रोग्राम हमने देखा कि लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं, उसको तो हमने बाद में स्टडी किया कि किस तरह से कौन डायरेक्टर होता है, कोई स्क्रिप्ट राइटर होता है, कौन एंकर होता है, कौन एक्टिंग करता है, कौन गाता है, गाना किसी के और का होता है, एक्टिंग किसी और कोई और कर रहा होता है, कई बार तो वॉइस भी किसी और की होती है, कई कई जगह ओरिजिनल होती है, डायलॉग्स किस तरह से होते हैं। तो उन चीज़ों को तो हमने बहुत बाद में जाना, लेकिन हम तो अपने सिंगल स्क्रिप्ट राइटर हैं, सिंगल डायरेक्टर हैं, सिंगल एक्टर हैं, सिंगल एक्टर हैं। तो हमने उस चीज़ को फिर दूसरी जो है तरह से उसका मूल्यांकन किया और उसको पूरा हमने खो करके और माने जो हमने दिया है आज भी किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर जब मैं बैठता हूं तो उस न्यूज़ चैनल की टीआरपी एकदम से जंप करती है आज भी, और मैं जब तक जीऊंगा ये रहेगा, क्योंकि मैं जो बात करता हूं अपने बारे में नहीं करता, लोगों के बारे में करता हूं, तो उनको इंटरेस्ट रहता है। मैंने आज से करीब 5-7 साल पहले ही जो है जीईसी चैनलों पर थोड़ा सा ऐसे 5-7 बार गया हूं, ज़्यादा बार नहीं, और जब वहां जाता हूं तो वहां भी टीआरपी उनकी बढ़ जाती है। माने जिनको फिल्मी जगत का महानायक कहा जाता है या जो फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनसे ज़्यादा टीआरपी बाबा की होती है। तो आपको मनुष्य के मन की पहचान होनी चाहिए। तो ह्यूमन माइंडसेट क्या होता है, मन की रचना क्या है और क्या उसकी डिमांड होती है, यदि आप इन चीज़ों को समझते हो तो फिर आप उस तक अपनी कोई भी बात संप्रेषित कर सकते हो और उसका पर भरोसा हो जाता है, लॉयल्टी हो जाती है, ट्रस्ट हो जाता है, एक रिलेशनशिप हो जाती है, एक इमोशनल कनेक्टिविटी हो जाती है। आपके मन में कैसे, ये कब, when did this idea come to you कि पतंजलि एक ब्रांड होनी चाहिए? वो तो अभी भी नहीं है। पतंजलि ब्रांड होना चाहिए ये आइडिया तो अभी भी नहीं है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर ये है क्या पतंजलि? माई अल्टीमेट गोल इज नॉट ए ब्रांड। ब्रांड, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एंड फेमस होना, ये जो लोगों की डिजायर्स होती हैं ना, these are not my ultimate goals. तो मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है योग एंड कर्म योग। You never had a desire to be famous? कभी नहीं, सोचा ही नहीं। मुझे बहुत दिनों के बाद पता लगा मैं फेमस हो गया। योग और कर्मयोग हमने किया, हमको पता ही नहीं था कि ये प्रसिद्धि होती क्या है। और आज भी हम इस गरूर में रहते नहीं कि हम बहुत वर्ल्ड फेमस आदमी हैं। लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड फेमस योग गुरु, ऐसे ऐसे बोलते हैं हमारे बारे में लोग, लेकिन हमने फेमस होने के लिए कुछ नहीं किया, हमने प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए कुछ नहीं किया, हमने ब्रांड बनाने के लिए कुछ नहीं किया। लोग सक्सेस की बात करते हैं, हमको तो ये नहीं पता सक्सेस होता क्या। मीन्स हमने अपना काम किया, हमने अपना धर्म निभाया, कर्तव्य निभाया, हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, ये रिजल्ट है, ये इसको बाय प्रोडक्ट बोले, रिजल्ट बोले, इसको परिणाम बोले, प्रभाव बोले, हैं? ये हिंदी में शब्द बोले जाते हैं, कुछ भी बोलिए। और इसके अलावा हमने कभी कुछ चाहा नहीं। और अभी भी योग एंड कर्म योग, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई वर्क, दिस इज माई वर्शिप, एंड योग एंड कर्म योग, दिस इज माई अल्टीमेट गोल। I'm asking this because पिछले 2006-2007 से पतंजलि was incorporated January 2006 में, पतंजलि आयुर्वेद। उस टाइम से आज तक it has become very big। काफी सारे ब्रांचेस हैं उसके, in logistics, in research, you name it, और आपके डिस्ट्रीब्यूशन में भी। देखिए ब्रांचेस की आप बात करें तो पतंजलि अब ब्रांड बन गया,
मैंने कहा कि ब्रांड हमारा सपना नहीं है, लेकिन वो बन गया। तो आप खेत में बीज बोएंगे तो फसल तो होगी ना, आप पानी पिएंगे तो प्यास तो बुझेगी ना, खाना खाएंगे तो उससे आपको जो है एनर्जी मिलेगी। मीन्स हमने ब्रांड बनाने के लिए, सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, फेमस होने के लिए, कोई इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं किया, और ना कर रहे हैं और ना करेंगे। मीन्स ये एक सोच का एक डिफरेंस है, एक बेसिक आइडियोलॉजी का, बेसिक प्रिंसिपल्स का, बेसिक जो गोल है लाइफ के, उनका एक मैं एक डिफरेंस सेट कर रहा हूं कि पतंजलि क्या और दूसरे ब्रांड क्या है। तो हम ब्रांड के लिए कुछ किया ही नहीं, ब्रांड बन गया। और कैसा बना? आज पतंजलि, मैं मानता हूं ये भी एक बात सच है कि आज पतंजलि ब्रांड बन गया, लेकिन हमने ब्रांड बनाने के लिए कुछ नहीं किया, हमने अपना कर्तव्य मान के कर्म किया। तो आज जो पतंजलि ब्रांड, आज लिटरेचर में हम जो हमारा नॉलेज उसके बारे में जो हम प्रकाशित कर रहे हैं, हमारे जो है यहाँ साहित्य, वो आज करीब 100 के करीब किताबें हो गई हमारी, हंड्रेड्स के करीब बुक्स हो गई हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा हमारे पास में ये पब्लिकेशन का काम है। आज जो है सबसे बड़ा हमारे पास में जड़ी बूटियों के निर्माण, प्रोसेसिंग का काम है, हर्बल प्रोडक्शन, हर्बल प्रोडक्ट्स एक है हमारा। फिर जड़ी बूटियों पर रिसर्च, ये बहुत बड़ा हमारा डिवीजन है, माने जिसमें हमने सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और ये हजारों करोड़ में होने वाला है आगे। अब हमारा फूड प्रोडक्ट्स की रेंज इतनी बड़ी है, और अब तो सब लोगों को खाने पीने की चीजें तो पतंजलि की चाहिए, क्योंकि लोग खाने पीने की चीजों में प्योरिटी देखते हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, थोड़ी बहुत जिसको शरीर के ऊपर बाहर लगाया जाता है, एक्सटर्नल यूज के लिए जो भी है, उसमें फिर भी आदमी कोई क्वालिटी में कभी कभी कंप्रोमाइज कर लेता है। लेकिन जो एडिबल चीजें हैं, खाने पीने की चीजों में आदमी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो हमारे पास में एडिबल जो ऑयल है, जो अलग अलग प्रकार के आटा, नमक, दाल, चावल से लेकर के नूडल, पावर वीटा, एनर्जी बार से लेकर के आंवला एलोवेरा जूस, जो भी हम कुछ बना रहे हैं, हमारे इसमें 4 हमने डिवीजन किए हैं। नेचुरल फूड, नेचुरल बेवरेजेस, फिर नेचुरल कॉस्मेटिक, फिर जो है हर्बल होम केयर, और अभी तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। घी तो हम ऑलरेडी लॉन्च कर ही चुके हैं, जो हमारा 1200-1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्रांड है ऑलरेडी। अभी हम मिल्क में जा रहे हैं। अब मिल्क में आज करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर में 2 लाख करोड़ का अभी इस समय बाजार है, आने वाले समय में 3 लाख करोड़ का होने वाला है। 2020 तक तो मुझे लगता है 3 से 4 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो डेयरी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। फिर हम पशु आहार में जा रहे हैं, साइलेज से लेकर के, और जो पशुओं को जो अलग अलग प्रकार की खल, चोकर, जो पशुओं को न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलें, पशुओं में डिफरेंट प्रकार की जो डेफिशिएंसी है उनको जो है कार्बोहाइड्रेट पूरा मिले, प्रोटीन पूरे मिलें, उनको मिनरल्स पूरे मिलें, विटामिन पूरे मिलें, उसके साथ और यूरिया रहित पशु आहार। अब टेक्सटाइल में भी हमने जाने की सोची है। अभी तो हमने खाली एक हल्का सा बोला था, एक वाक्य, और ऐसा शोर मच गया पूरी दुनिया में, जबकि अभी हमने कहा कि हाँ, इस बारे में सोच सकते, क्यों नहीं होना चाहिए। जब हम भारतीय हैं तो जो है, और भारत के लोग 99% भारत के ही जीन्स के कपड़े से बनी हुई जीन्स पहनते हैं, लेकिन ब्रांड उसके ऊपर विदेशी लग जाता है। तो मैंने कहा जब कपड़ा हमारा तो ब्रांड हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे से किसी ने पूछा, मैंने बोल दिया, तो क्या बाबा जी जो है वो स्वदेशी जीन्स भी लेके आएंगे। मैंने कहा जीन्स भी पहनी है तो स्वदेशी पहनो। माना कि विदेशी पहराव था, लेकिन अब देश में आ गया ना, तो जीन्स का भी स्वदेशीकरण कर दो। जैसे हमने नूडल का आटा नूडल से स्वदेशीकरण कर दिया, हमने जो है चॉकलेट का, एनर्जी बार का, पतंजलि ने एनर्जी बार से उसका स्वदेशीकरण कर दिया। जैसे कॉर्नफ्लेक्स और चोकोज, ये सब म्यूसली, ब्रेकफास्ट में जो सीरियल्स खाए जाते थे, विदेशी होते थे, हमारे हिंदुस्तान में तो बनता ही नहीं था, तो हमने उनका भी स्वदेशीकरण कर दिया। पतंजलि कॉर्नफ्लेक्स, पतंजलि म्यूसली, पतंजलि चोकोज और पतंजलि ओट्स, इसका स्वदेशीकरण कर दिया। तो हर एक चीज में मेरा एक ही संकल्प है कि जब हम भारतीय हैं तो भारत का पैसा भारत में क्यों नहीं रहना चाहिए। जो पैसा हमारा डॉलर
के रूप में बाहर जाता है तेल और पेट्रोल और डीजल आदि गैस आदि खरीदने में, उससे भी ज्यादा पैसा हमारा एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदने में जा रहा है। साबुन, शैम्पू, तेल, नमक, आटा, चटनी और जो है चिप्स में। अब आलू हमारा तो अंकल चिप्स या और कुरकुरे, मुरमुरे, पता नहीं क्या क्या है, ये जो है विदेशी ब्रांड है। तो भाई जब आलू हमारा तो अंकल चिप्स से हम उस अंकल को पैसा क्यों दें, विदेशी अंकल को? तो हमारा एक ही संकल्प है कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश में की चैरिटी में लगना चाहिए, और ये सब गरीब मुल्कों के लिए जरूरी है। नहीं तो ये एमएनसीज क्या होती है, ना इनका कोई देश है, न इनका कोई धर्म है, न इनकी कोई मान्यता, न इनकी कोई विचारधारा, न कोई इनकी सिद्धांत, न इनकी कोई सेवा, और न इनका कोई बस कोई गोल। बस इनका तो एक ही गोल है, अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट करो। तो मैं उससे सहमत नहीं। मैं कहता हूं गरीब मुल्कों का पैसा एक तो बाहर नहीं जाना चाहिए और उन गरीब मुल्कों को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए। हम जॉब क्रिएशन का काम कर रहे हैं, एजुकेशन का काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, माने 1 रुपए से लेकर के 100 करोड़ या आगे भगवान ने चाहा तो हमें हजारों करोड़ भी हर साल मिलेंगे और वो 100% चैरिटी में लगेंगे। ये हमारा गोल है। इसलिए पतंजलि एक मल्टी डायमेंशनल ब्रांड है और ये कितना बड़ा होगा आगे ये मैं भी अभी नहीं कह सकता आपसे, लेकिन इतना बड़ा होगा शायद दुनिया में जितना बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। और इसके जो सब ब्रांड्स हैं वो भी अब तो तैयार हो गए। वो भी हमने बहुत सिंपल से नाम थे हमने रखे, बाद में लोगों को इतने लोकप्रिय हो गए। केश कांति, दंत कांति, पावर बीटा, कितने पावरफुल नेम है और लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़ गए कि अभी हमने स्किन केयर्स में सौंदर्य एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, अभी शिशु केयर आ रहा है हमारे बच्चों के लिए। तो ये सारी चीजें क्या लोगों के दिल को छूती हैं। और अब सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान में क्या हो गई है जिसको कोई दूसरा बीट नहीं कर सकता। लोगों को लगता है पतंजलि हमारा है, ये हमारे देश का ब्रांड है और ये हमारे लिए काम कर रहा है। इनका अपना पर्सनल वेल्थ बनाने का या अपना कोई इनका जो है एजेंडा नहीं है, अपना कोई अपना स्वार्थ नहीं है। तो आप गरीब मुल्कों की मदद कैसे कर रहे हैं? गरीब मुल्कों की मदद हम करेंगे। अभी तो नेपाल से शुरू की हमने। अब जैसे नेपाल में हमने यूनिट लगाई पतंजलि आयुर्वेद की, तो उसका 100% प्रॉफिट नेपाल में ही रहेगा और नेपाल के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और वहां जो भी उससे अर्न करेंगे प्रॉफिट के रूप में वो वही चैरिटी में लगेगा। ऐसे भूटान में करेंगे, ऐसे हम बांग्लादेश में करेंगे, ऐसे हम श्रीलंका में करेंगे और भगवान ने चाहा तो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ऐसा कर सकते हैं वक्त के साथ। अभी दुबई आदि देशों में तो कर ही रहे हैं हम लोग, आगे अफ्रीकन कंट्रीज में भी करेंगे, सोमालिया में भी जरूरत पड़ी तो वहां पर भी जाएंगे हम। गरीब मुल्कों का पैसा वहीं पर रखना, हम उनको जो है ब्रांड देंगे, हम उनको टेक्नोलॉजी देंगे, हम उनको अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और अपनी ब्रांड की पूरी लॉयल्टी होती है वो सब कुछ देंगे और बदले में कुछ नहीं लेंगे। माने हमारा स्वदेशी का जो सपना है उसकी फिलॉसफी है इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, नॉन वायलेंस बेस्ड जो वैल्यूज हैं उस पर आधारित डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। गांव, गरीब, किसान उन्मुखी, डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित विकास। आपने कहा भी तो 4 चीजें हैं, स्थायी, समग्र, सात्विक और विकेंद्रित विकास। आपने कहा भी था यू बिलीव इन कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी। यस, सब साथ में आगे बढ़ो। आई वांटेड टू आस्क यू कि हाउ डज पतंजलि पुट दिस इनटू प्रैक्टिस, कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी? मैंने कहा ना पतंजलि ब्रांड का जो इस समय जो जिसको ग्लोबलाइजेशन की दुनिया कहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोलते हैं, हम कॉर्पोरेट नहीं है, वी आर नॉट कॉर्पोरेट हाउस, वी डोंट बिलीव इन कॉर्पोरेट कल्चर, वी आर स्पिरिचुअल हाउस, वी आर स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स। बट व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर अकॉर्डिंग टू? कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? उनके मकसद होते हैं कैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। एक प्रॉफिट मेकिंग उनकी मेंटेलिटी, प्रॉफिट मेकिंग मेंटेलिटी ये कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट है। सेकंड, जिसमें मिलेगा उसमें कमाएंगे, किसी में 100, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 1000% और मेडिसिन्स में 1-1 लाख गुना प्रॉफिट कमाते हैं। 1 रुपए की दवाई 1 लाख रुपए में बेचते हैं, ये फैक्ट है और मैंने स्टडी किया सारा। मैंने एक चीज पर स्टडी किया, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। तो प्रॉफिट मेकिंग मेंटेलिटी हमारी नहीं है। दूसरा, उससे जो प्रॉफिट से जो वेल्थ जनरेट होती है
उसका सबसे पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करना, अपने लिए कोठी बनाना। मैं झोपड़ी में रहता हूं, नो एसी, नो कूलर, है नो कोई बेड इज वेरी बैड फॉर मी, है आई एम स्लीपिंग ऑन ग्राउंड ऑलवेज। है तो बात यह है, वो जो वेल्थ क्रिएट करते हैं उससे उनको लगता है कि हमें क्या मिलेगा इससे, तो अपना घर बनाते हैं अपना, फिर अपने बीवी बच्चों को के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे कोई बीवी बच्चे नहीं है। फिर बड़े बड़े पार्टी करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं। अब जैसे आचार्य जी के लिए किसी ने लिखा कि भाई ये देश के 10 धनवान लोगों में से एक हैं, ये अब दुनिया के धनवान लोगों की लिस्ट में भी सम्मिलित हो गए हैं। तो आचार्य जी तो 1 रुपए भी सैलरी नहीं लेते हैं, 1 रुपए भी सैलरी नहीं लेते, 1 रुपए भी जो है पतंजलि का जो प्रॉफिट है इसका डिविडेंड नहीं लेते, फिर भी वो कैसे कॉर्पोरेट हो गए भैया? वो तो बिल्कुल अलग है ना। फिर कॉर्पोरेट कल्चर वाले, उनके यहाँ जो है जो भी कॉर्पोरेट कल्चर पर कंपनियां चलती हैं, वहाँ बीड़ी भी पी जाती है, सिगरेट भी पी जाती है, शराब भी पी जाती है, सुरा के साथ कभी कभी सुंदरियों का भी खेल हो जाता है। तो हमारे यहाँ सुरा सुंदरी नहीं है। और उनकी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है ना, ये गौर से सुनना, जितने भी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं इनकी मैनेजमेंट कॉस्ट होती है 5 से लेकर 10%, और किसी किसी की तो 15% मैनेजमेंट कॉस्ट होती है। अब देखो ना आप किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को 10 to 15% मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट लगभग 2-2.5% होती है। फिर जो कॉर्पोरेट जो कल्चर है, उनके जो बड़े अपने मालिक लोग तो ज्यादातर सुरा सुंदरी के खेल में मस्त रहते ही हैं। उनके जो कर्मचारी, उनके लिए कोई नियम नहीं होता है कि आप ठीक है आपको बीड़ी पीने, सिगरेट पीने, शराब पीनी है। हमारे जो मैनेजमेंट का कोई भी आदमी बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता, यदि कोई पीता है तो उसको बाहर कर देते हैं। हम पहले समझाते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, हमारे प्रिंसिपल्स हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, आप इसको मत कीजिए। उसको बहुत प्यार से समझाते हैं। और मुझे खुशी है इस बात के लिए कि इंडिया में अभी भी जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़े बड़े जो है डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, वो लोग इन चीज़ों से दूर हैं काफ़ी। अच्छी बात है, नहीं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि हम बीड़ी सिगरेट शराब इस तरह की चीज़ों को हम अपने यहाँ संस्था में अनुमति नहीं देते हैं। तो बहुत अंतर है। उनकी अलग ही शान शौकत होती है। अपने आपको दूर से पता लग जाता है आप किसी कॉर्पोरेट हाउस में आ गए, और यहाँ आपको पता लग जाता है कि आप बाबा जी की झोपड़ी में आ गए। एक सिद्धांत है आचार्य चाणक्य का और वेदों का, शेरविंद कहते हैं, उपनिषदों में, दर्शनों में लिखा है, और बहुत बड़ा ये प्रिंसिपल है कि व्यक्तिगत जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। और आचार्य चाणक्य का तो और बहुत सीधा सपाट वाक्य है, और कन्फ्यूशियस भी ऐसा मानते हैं कि जिस देश का राजा अर्थात वजीर और जिस देश का फकीर, जिस देश का वजीर और जिस देश का फकीर झोपड़ियों में रहता है, उस देश की प्रजा महलों में रहती है। और जिस देश का वजीर और जिस देश का फकीर महलों में रहने लग जाता है, उस देश की प्रजा झोपड़ियों में आ जाती है, दरिद्र हो जाती है, गरीब हो जाती है। मैं अपने देश को दरिद्र नहीं देखना चाहता, झोपड़ियों में नहीं देखना चाहता, उसको महलों में देखना चाहता हूं, इसलिए खुद झोपड़ियों में रहता हूं। पिछले 10 साल में पतंजलि की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है और टर्नओवर जो है बहुत ही बढ़ गया है। ये तो अभी फाउंडेशन मात्र है, बहुत नहीं बढ़ गया है। दिस इज